आप सबको ज्ञात है कि अपना अधिकतम 15 मिनट में आप अपनी बात रखें। इसी क्रम में आग्रह है आदरणीय इंद्र नारायण ठाकुर जी से। आप दिल्ली से हैं, मूलतः अधिवक्ता हैं और एथनोग्राफर भी हैं। आपसे आग्रह है कृपया इस अवसर पर अपनी बात रखें। आदरणीय इंद्र नारायण ठाकुर जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मंचासीन अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य वक्ता मिस उमा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा विषय जो है वाघड़ी समाज जो दिल्ली में है, उनकी सामाजिक न्याय व्यवस्था। वाघड़ी समाज एक्चुअली हैं तो ओरिजिनली राजस्थान से, पर वो लोग गुजरात में सेटल्ड हैं और गुजराती ही कहलाते हैं। वाघड़ी समाज देवी पूजक समाज भी कहलाना पसंद करते हैं और अपनी पारंपरिक जो इनके न्याय व्यवस्था है, जो पंचों द्वारा बनाई गई विधि व्यवस्था है, उस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और इनका जो विधि व्यवस्था है वो भी धार्मिक जितने भी अनुष्ठान है या धार्मिक जितने भी आस्था है, उन सबसे जुड़ी हुई है। इंद्र नारायण इनके जो विधि व्यवस्था है वैसे मौखिक परंपरा से ही उनकी आती रही, लिखित रूप में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चौपड़ी का चाल और 8 पन्नों के नाम से ये उनको संबोधित करते हैं। हो सकता है 8 पन्नों में कुछ ऐसे 1 2 3 ऐसे करके मौखिक आधार पे ही उन्होंने बताया होगा कि ये है, तो उस तरह से 8 पन्ना कहते हैं। और वाघरी समाज के 2 जाति हैं जिन पे हमने शोध किया है। एक तो है काठियावाड़ी और दूसरे हैं चुआरिया। तो काठियावाड़ी जो है वो अपने जो विधि है, जो न्यायिक किताब है, उसको चौपड़ी कहते हैं। किताब को चौपड़ी शायद गुजराती में कहते हैं और उसको चौपड़ी का चाल कहते हैं। बाकी चुआरिया जो है वो 8 पन्नों पे आधारित उनका ये है और उसमें कुछ जो भी इनके रोज़मर्रे के समस्या होते होंगे वो लिखित रूप से रहता होगा। दूसरा जो ये भुआ बहुत महत्वपूर्ण है इन लोगों में। ऐसे है कि ये जो भी काम करते हैं वो भुआ से पूछ करके ही करते हैं और भुआ ही निर्धारित करते हैं कि ये काम कब होगा और कैसे होगा और ये सही समय है या नहीं है। अगर कभी इनको परेशानी होती है या कोई रुकावट होता है तो भी ये भुआ के पास जाते हैं। पंच अगर बैठना है वो भी भुआ ही निर्धारित करते हैं और भुआ इनकी मानना है इन लोगों का कि डायरेक्ट इनका कनेक्शन है और प्रतिनिधि करते हैं, धार्मिक प्रतिनिधि हैं जो डायरेक्ट माता से बात करके और उनका जो संवाद है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो आम लोगों का है वो माता तक और माताओं का जो आदेश होता है वो आम जन तक कि हाँ आपका ये काम हो गया या होना है या होने वाला है, आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया वही है, पंच बैठते हैं। पंच बैठने की भी जो प्रक्रिया है वो भुआ के द्वारा ही निर्धारित होता है और भुआ दाने डालते हैं। दाना डालने का पता नहीं कितने लोग इसमें से अवगत हैं इस चीज़ से। दाना हमारे लिए बहुत ही नई व्यवस्था है। ये दाना डाल करके ये लोग निकालते हैं कि ये काम अभी शुरू करें या नहीं करें, या किसी ने अगर गलत काम किया है या उसको दंडित करना है या नहीं करना है, ये भी दाने के आधार पे निर्धारित की जाती है। एक बार वीडियो चलाना, वीडियो चलाओ। एक बार वीडियो छोटा सा क्लिप है वो देख लीजिए, उसके बाद मैं शायद बता पाऊँगा कि दाने की प्रक्रिया कैसे वो लोग पूरा करते हैं।
ये लाल कारपेट है, उसको ये लोग पाटी बोलते हैं, और दाने होते हैं ज्वार या बाजरा, ये दाना लेते हैं। और इसको ये 5 जगह पे आप देख रहे हैं कि 5 जगह पे ये डाल रहे हैं। वो 5 है, ये गोत्र पे डिपेंड करता है कि हर गोत्र के अलग अलग हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। तो ये 5 है, और उसके नीचे अब 2 रहेगा, वो कर्म बोलते हैं, कर्म फल बोलते हैं। उन 5 में अभी रहने दो, एक बार रहने दो ना। ये जो 5 है, इन 5 में विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आने चाहिए, तभी जाकर के आगे की प्रक्रिया ये शुरू करते हैं। जैसे उसके बाद जो आता है वो 2 हैं, और वो 2 हैं कर्म फल कहते हैं। वो सम विषम भी हो सकता है, विषम सम भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। और जो भी ये दाने की प्रक्रिया करते हैं उसमें एक साक्ष्य के रूप में किसी को बैठाते हैं, ताकि ये प्रूफ रहे कि हमने इसको बैठाया था। तो उनके गोत्र के हिसाब से उनका दाना डाला जाता है, जो सम संख्या में होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया 3 बार में कंप्लीट करते हैं। अगर तीनों बार अगर हो गया तो उसमें हाँ है, अगर एक बार भी नहीं हुआ तो फिर ना होगा। चाहे वो साक्ष्य लेने की बात हो, या दोष निर्धारित करने की बात हो, या किसी विवाह की बात हो, या किसी भी तरह की अगर काम करना है तो इस तरह से। और ये सब भुआ के द्वारा किया जाता है। स्लाइड चलाना। दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया, जो पंच बैठे हैं और दाना डाल करके ये निर्धारित करते हैं कि इनको क्या दंड दिया जाए। दंड सांकेतिक रूप से ही होता है, लेकिन अगर कोई दंडित होता है तो समाज में उसकी बदनामी होती है, इससे लोग डरते हैं। और ये लोग स्वशासित, स्वचलित, ये कह सकते हैं कि बाहरी कोई कानून व्यवस्था इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ये लोग जो अपने तरीके से शासित रहते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं, अनुशासन के हिसाब से ही चलते हैं, और समाज के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व रहते हैं, समाज से डरते भी हैं। और इसमें यह है कि व्यक्ति विशेष की बहुत ज़्यादा प्रधानता नहीं होती है, समाज का बहुत ज़्यादा प्रधानता है। दंड निर्धारित करने का आधार ये रहता है कि डिपेंड करता है कि किस तरह के दोष हैं। अगर छोटे मोटे हैं तो उस तरह से होता है, लेकिन वो भी दाना डालने के बाद ही वो निर्धारित होता है। ये हो सकता है जैसे कि जहाँ भी ये लोग बसते हैं वहाँ पे काली माता की मंदिर होती है, या इन लोगों का जो कुल देवी, इस समाज की देवी होती है, उनकी मंदिर होती है। तो अगर उस तरह से है तो जैसे मंदिर का परिक्रमा कर देना, ये दंड निर्धारित की जाती है। कभी होता है कि मंदिर की साफ़ सफाई आप 10 दिन तक कर सकते हैं, ये निर्धारित होता है। बहुत कभी कभी होता है कि चप्पल जैसे लगाने का, तो चप्पल ऐसे मारना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सांकेतिक रूप से लगाते हैं ताकि उनको ये रहे याद कि इस तरह से आगे का काम नहीं करना है। और ये चूँकि बहुत ज़्यादा बदनामी वाली बात होती है तो इसलिए वो इन सब चीज़ों से बचते हैं। दोष बहुत ज़्यादा अगर गंभीर हो या संगीन हो तब बलि वगैरह का भी उन पे दंड लगाया जाता है कि मंदिर में आपको इतना बलि देना है, या आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक दंड जैसे अनुष्ठान के तरह से है। अगर उस तरह दाना डाल करके ही ये भी निर्धारित की जाती है कि इसको धार्मिक दंड कैसे दिया जाए। अगर कोई अनुष्ठान है, कोई पूजा है, कोई पाठ है, अगर उस तरह से अगर किसी तरह का उसने ऐसा गलत काम किया है तो उसको ये कहा जाता है कि आप ये पाठ करो, ये इसका अनुष्ठान करो, और उससे आप दंड मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दंड की प्रक्रिया है, और वो भी दाना डालने के बाद ही ये पूरा करते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर इन लोगों का जो जुर्म कहें या जो मसला होता है वो यही होता है कि जो शादी ब्याह छोटे मोटे होते हैं तो उसमें लखना है, जिसको छुट्टा छेड़ा बोलते हैं, तलाक जिसे हम लोग आधुनिक लोग बोलते हैं। तो तलाक की प्रक्रिया भी बहुत सरल तो नहीं है, 2-3 महीने की है, समय लगता है। उसमें लड़की जो चाहती है, पहले तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि इनको समझाया जाए, अगर पर लड़की पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करना चाहती है।
उसका जो है वो सर्वमान्य रहेगा। अगर वो चाहती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए तलाक, फिर उसके अनुसार उसको आंचल फैलाना होगा। और लड़का पक्ष के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो उस पर आज के डेट में 12 रुपये सांकेतिक रूप से देते हैं। हो सकता है कि पहले कम रहा हो या 12 पैसे रहे हों, जो भी है, लेकिन अभी 12 रुपये का प्रचलन है। 12 रुपये दिया और लड़की पक्ष 1 लोटा पानी आगे रख देते हैं, जिसको लड़का पक्ष उलेट देते हैं। तो उस हिसाब से फिर उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। नेक्स्ट, ये पुनर्विवाह नातरा का यहाँ बहुत प्रचलन है। हालांकि तलाक ही बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता है तो ये दूसरे विवाह के लिए स्वतंत्र हैं, लड़की और लड़का भी। इन लोगों की जो दूसरा विवाह जो नातरा कहा जाता है वो इस तरह से होता है कि जैसे पहले जो भी प्रक्रिया होती है वो नहीं होता है। एक मिट्टी के बर्तन में दिया या दीपक जला दिया जाता है और लड़का लड़की दोनों को कहते हैं कि उसको देखने के लिए। सो स्वाभाविक है, जब देखेगा, दोनों देखना चाहेंगे तो सिर टकराएगा। सिर टकराने के बाद उनका वो विवाह हो गया और इस तरह से सामाजिक मान्यता मिल जाती है कि उस दिन से वो पति पत्नी है। नेक्स्ट, एक ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा और बहुत ही मुझे लग रहा है कि आंतरिक जुड़ाव को दर्शाता है। ये रांडेल का तलाक, विधवा का तलाक। मैंने तो नहीं सुना था आज तक। अगर कोई विधवा हो गई है तो वो अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो उसको पहले वाले पति से तलाक लेना होगा। लेकिन चूंकि वो है नहीं, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी तलाक लेना है। और इसमें भी लड़की के ऊपर है, वो सर्वोपरि है, उसकी जो भी इच्छा है। लेकिन चूंकि पहले वाले तलाक में भी यही है कि बड़े बुजुर्ग ही ये प्रक्रिया करते हैं, तो वो आदमी नहीं भी है तो ये प्रक्रिया करने के लिए जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वही अपनाया जाता है। जैसे 12 रुपये दिया और वो 1 लोटा पानी दिया, उस तरह से उनका तलाक होता है। लेकिन दूसरा विवाह तभी वो कर सकती है जब ये पहले वाले से तलाक ले ले, छूटा छेड़ा ले ले। ये इनमें एक ये है। तो मुझे लग रहा है कि मरने के बाद भी जो इनका जो आत्मिक संबंध दर्शाता है इसको, और ये आस्था का एक अलग प्रतीक है। नेक्स्ट, झो एक ऐसा शब्द है जो मेरे लिए भी नया था। ये शुद्धिकरण से संबंधित है, बाह्य शुद्धिकरण और ये आंतरिक शुद्धिकरण। अगर कोई बड़ा अनुष्ठान अगर ये लोग करते हैं तो उससे 15 दिन पहले ये शुद्धिकरण करते हैं। 15 दिन पहले ये प्रक्रिया है, वो करना ही करना है। किसी भी बड़े अनुष्ठान, जो अगर सामाजिक अनुष्ठान कुछ हो रहा है या घर में अगर बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो उससे पहले ये झो प्रक्रिया से गुजरते हैं। झो में सोखावट एक है जिसमें विधि है। सोखावट विधि से उसमें चावल, घी, सिंदूर, अगरबत्ती, गंगा जल ये सब रख के और सोखावट विधि से अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के और एक प्रचलित उनमें प्रक्रिया है, वो है आमतौर पे हर महीने 2 महीने पे वो लोग करते रहते हैं। ऐसे करते हैं कि जैसे वो ये लोग घुमंतु तो हैं ही, जो दिल्ली में है या और भी जो हैं वो घूम घूम करके वो अपना सामान बेचते हैं। तो वहाँ पे तो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, कहीं पे जैसे कपड़े बेच रहे हैं, बर्तन बेचते हैं। तो इन लोगों का मानना ये है कि जगह जगह हम जाते हैं तो वहाँ पे कहाँ खाया, कहाँ पिया, किसके संपर्क में आए, किसी को टच किया, मतलब इस तरह से। तो हर महीने 2 महीने पे ये लोग शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन वो अलग प्रक्रिया है, वो थोड़ा सरल है, ये डिफ़िकल्ट है, जिसको झो कहते हैं। ये बड़े अनुष्ठान में ही प्रयुक्त होता है झो, और झो के बिना कोई भी बड़ा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट, यह एक आधुनिक प्रक्रिया, जैसे कि हमने देखा है हमारी जो आधुनिक प्रक्रिया है वो तो बहुत ही जटिल है और टाइम टेकिंग भी है, इससे और खर्चीला भी है। इससे बचने के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि इनका तो बहुत पुराना ये व्यवस्था है और इनमें त्वरित है। अगर इधर अगर 30 साल लगता है तो उनका 3 महीने में ये काम होता है। और चूँकि समाज के लोग रहते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ वो लोग अपने पंचायत में बैठ करके ये इन व्यवस्था और इसका जो जिसको भी सहूलियत चाहिए वो उस तरह से वो प्रदान किया जाता है। इस पे मैंने देखा, इसे जाति दंड के बारे में भी हमने देखा कि जाति दंड का जो उन लोगों का जाति से बहिष्कार करने का डर बहुत रहता है।
जाति दंड का उनको जाति से बहिष्कार हो जाएगा, समाज से बहिष्कार हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए वो लोग इतना अनुशासित रहते हैं, या किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को वो अपशब्द नहीं कह सकते, जैसे पुजारी हैं या अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, विशिष्ट अगर कोई हैं, तो वो कहने से बहुत डरते हैं, क्योंकि जाति दंड का डर उन लोगों को बहुत रहता है। और यही एक कारण है कि उन लोगों को अनुशासित रखता है, और समाज बहुत अच्छे से वो लोग चला रहे हैं। क्योंकि अगर बाहरी वाले से किसी से अगर परेशानी होती है, तभी वो लोग अगर बाहर वाला कुछ अगर कर दे तो कोर्ट कचहरी जाएं, नहीं तो बाकी ये लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। पिछले बार मैंने बताया था कि किस तरह से है, जैसे कि अगर छोटा मोटा अगर कुछ झंझट है तो समाज के जो घर के लोग हैं या आस पड़ोस के हैं वो कर देते हैं। अगर उससे बड़ा हुआ तो मोहल्ले वाले हैं, उससे बड़ा हुआ तो दिल्ली में भी बहुत सारे हैं मोहल्ला, जैसे 4-5 जगह पे हैं, उनको बुलाया जाता है। अगर लास्ट में नहीं होता है तब ये गुजरात जाते हैं, जहाँ पे इनकी कुल देवियाँ हैं, और वहाँ पे 9 जिला मिला करके इन लोगों ने 9 तालुका कुछ सहकारी समिति टाइप का है, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो हैं, वहाँ पे बुला करके फिर वहाँ भी पंच के द्वारा ही ये सब समाधान निकाला जाता है, जो सर्वमान्य होता है। अगर नहीं मानते हैं तब जाति से उनको बहिष्कार किया जाता है, और जाति बहिष्कार का बहुत ज़्यादा उन लोगों में महत्व है। तो इनसे बचने के लिए ये लोग अनुशासित रहते हैं। सत परीक्षण का जो मैंने कहा, ये दाना डाल करके तो करते ही करते हैं, दाना डाल करके ये दोष सिद्ध नहीं करते हैं, सिद्ध अपने आप ही करना होता है। अगर दो पक्ष अगर है, दोनों पक्ष जा करके और अपने आप करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर गलती कोई किया, दोनों जा कर के मान भी लेते हैं, तो वो भी एक आस्था से जुड़ा हुआ है इन लोगों का, कि इतने आस्थावान हैं, इन लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए जाकर के वो अपने आप इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं और दंड के लिए अपने आप को आगे करते हैं। तो सत परीक्षण का ऐसा कुछ नहीं है कि ये पता किया वो पता किया, लेकिन अपने आप इन लोगों को कबूल करना पड़ता है। जाति शुद्धिकरण का मैंने बताया कि झो बहुत ये है, बाहर वाले अगर कोई इनमें आना चाहता है तो वो झो के द्वारा शुद्धिकरण करके और एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई बाहर चला गया शादी ब्याह करके तो फिर उनको बहिष्कार ही किया जाता है। विशिष्ट अनुष्ठान में जैसे चैत्र नवरात्र है, उसमें चूँकि गुजरात से हैं तो वो प्रभाव है इन लोगों पे, तो वो मनाते हैं। और व्रत त्यौहार चूँकि जहाँ पे रहते हैं, क्षेत्रीय जो भी व्रत और त्यौहार होता है सब में वो लोग शरीक होते हैं। तो आज के संदर्भ में अगर देखें तो लगभग 5 करोड़ केस हिंदुस्तान में है जो पेंडिंग है। अगर ये लोग अपने आप विधि व्यवस्था अगर इन्होंने बनाया हुआ है तो हम लोगों के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा उपकार है। नहीं तो अगर ये लोग भी शामिल हो जाते तो हो सकता है 6 करोड़ या 10 करोड़ होता। तो ये 5 करोड़ पर ही टिका हुआ है। वो भी एक हमारे लिए ये है कि ये लोग अपने आप अगर कर रहे हैं। और एक तो मैं ये बागरी की बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी घुमंतु हैं, मेरे ख्याल से विजय सर ने भी कहा था कि न्यायिक व्यवस्था सब कबीले में या सब समाज में है, इन लोगों में, इवन हम लोगों में भी है। लेकिन हम लोग चूँकि अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस मानते हैं तो मानते नहीं हैं। जो ये लोग हैं अपने बड़े बुजुर्ग के बातों को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत मानते हैं। दोनों वीडियो हो गया था, दूसरा वाला वीडियो चला। नहीं, दूसरा हाँ। ये साइड में 2 डालते हैं, 2 जगह पे, तो टोटल इनका 8 हो जाता है। 5 ऊपर, वो कुल के हिसाब से है। अगर कोई गोत्र में किसी में 7 भी होता है, 9 भी होता है, और ये काउंट करते हैं। वो ऊपर में जो है 5, वो विषम संख्या होनी चाहिए, 3, 5, 7, 9। नीचे में सम विषम या विषम सम, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला जो है, जो साक्ष्य जिसको कहते हैं, वो सम ही होना चाहिए, तो ये कंप्लीट होता है। और इस तरह से ये निर्धारित करते हैं कि ये दोष के भागी हैं और ये दंड दिया जाता है। जो भी दंड वो देते हैं वो सर्वमान्य होता है। अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी का।
उन्होंने, मुझे लग रहा है कि मेरे ही लिए ये विषय इन्होंने रखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्नेह है। वैसे सबको लगता होगा कि ये हमारे ऊपर है, पर ये मैं अकेला ही हूँ जिसमें जो इस विषय पे लेके आया। तो मुझे लगा कि मेरे लिए शायद इन्होंने निकाला होगा इस विषय में उप विषय। और डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी का जो प्रेजेंस रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। कोई प्रश्न? नमस्कार सर। सर, आपने इसमें बताया कि तलाक के संदर्भ में जो लड़की की पक्ष से 12 रुपए डाले जाते हैं, तो सर 12 का कोई आंकड़ा है, मतलब कोई यूनिक? नहीं, वो एक तो इन्होंने बोला कि सम संख्या हो, क्योंकि शुभ मुहूर्त में मेरे ख्याल से विषम देते होंगे, इसमें सम देते होंगे, तो 12 कहा। मैंने फिर ये भी कहा है कि आज के डेट में 12 देते हैं जी। और हो सकता है उस समय 12 पैसे रहे हों, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी, लेकिन 12 रुपये दे, सांकेतिक रूप से ये देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब इतना पैसा देना है, क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं होता है इन लोगों में, बल्कि लड़की वालों को पैसे देते हैं। लड़का पक्ष पैसे देते हैं ताकि वो कुछ जो भी अरेंजमेंट करना है वो करे। वैसे जो भी बारात जाते हैं इन लोगों में, वो खाना पीना भी स्वेच्छा से अगर करे तो करे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को? नहीं सर, बागरी अलग है और बाघड़ी अलग है। बागड़ी, बागरी और बागरिया नहीं, मैं वाघड़ी की बात कर रहा हूँ सर। जो पूछ रहा हूँ, दोनों एक ही है क्या? नहीं, ये इसका तो जानकारी नहीं। वाघड़ी ही है सर, वागरिया तो या हो सकता है आप भ्रंश बना दिया हो, क्योंकि हम तो जनरली वागरी में गधे वाला लिखते हैं। वो राजस्थान में है सर, जो आप कह रहे हैं वो राजस्थान में है। बागरी, ग फॉर बागरिया। हाँ, वो बागरिया है बनाते हैं। और ये घ है, घ जो झाड़ू बनाते हैं। सॉरी, जो झाड़ू बनाते हैं। नहीं, वो बागरी अलग हैं और ये वाघड़ी हैं। चूँकि इसका जो उत्पत्ति है वाघड़ी शब्द का, वो जो बजाते हैं वो लोग डमरू टाइप का होता है डाकला, तो उसमें वाघ एक वाद्य यंत्र है, उसमें पकड़ने वाला वाघ कहा जाता है, तो उससे उसकी उत्पत्ति है। वाघ मीन्स शिकार को पकड़ने वाला। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो उत्पत्ति का ये, वो जो बाघ का शिकार करने वाला है, कहीं बहुत जगह पे कहते हैं पारधी हैं, तो वाघरी भी हो सकता है वो। लेकिन हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है या उन लोगों के द्वारा जो पता लगा वो ये है कि चूंकि उन लोगों का जो अपना वाद्य यंत्र है डाकला, और डाकला को पकड़ने के लिए एक नहीं, रस्सी टाइप का होता है जो पकड़ने के लिए होता है। हाँ, उसको वाघ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाघ से वाघरी बना, और चूंकि उसका भी बहुत एक इतिहास है और जो उन्होंने बताया, तो उस तरह से लगा कि हो सकता है लॉजिकल होगा, क्योंकि वो नस को निकाल करके उसको डाकले का वो बनाया, तो हो सकता है वो ज़्यादा ये हो, तथ्यात्मक हो। वाघ की शिकार करने वाले तो बहुत सारे जो घुमंतु हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे पारधी हैं और भी लोग हैं, लेकिन वाघरी स्पेशली अगर इसमें दिया है नाम, तो हो सकता है ये हो। जी नहीं, तलाक तो मैंने लिखा नहीं है सर, उसमें छुट्टा छेड़ा है। हाँ, जाति परंपरा का शब्द है या आपने अपना लेख लिखते समय तलाक नहीं लिखते हैं सर, वो छुट्टा छेड़ा है, छुट्टा छेड़ा। हाँ हाँ, नहीं, वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नहीं, शब्द है इसमें, छुट्टा छेड़ा है, छुट्टा छेड़ा है, और उसको ब्रैकेट में छुट्टा छेड़ा दिया है, तलाक दिया है वैसे समझने के लिए, क्योंकि सामान्य भाषा में तो वही सभी शिकारी हैं सर। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर।